अमेरिका और नेटो देश यूक्रेन के बहाने रूस के हमले की चुनौती दे रहे हैं। रूस भी कीव में बड़े हमले की धमकी देकर अमेरिका और उसके दोस्त देशों को चुनौती दे रहा है। दूसरी तरफ ईस्ट चाइना सी में ताइवान के पास चीन के वॉरशिप मौजूद हैं। चीन के बॉम्बर और लड़ाकू विमान भी इन इलाकों में देखे गए हैं। चीन की पीएलए की ईस्टर्न थिएटर कमांड ने कहा है कि ताइवान पर हाल फिलहाल में अमेरिका ने जो संकेत दिए हैं उनकी वजह से चीन ऐसे कदम उठा रहा है। चीन ने अमेरिका को ताइवान से संबंध तोड़ने की सलाह दी है। ताइवान इस सलाह को माने या न माने, अगला कदम ताइवान पर हमला ही होगा, क्योंकि चीन अपने सरकारी मीडिया से भी यह बात दुनिया भर में पहुंचा चुका है कि चीन में ताइवान का विलय होकर रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। युद्ध में माहौल जितनी भी घटनाएं घटित हो रही हैं, ये विश्व युद्ध के त्रिकोण से आने वाले वो सिग्नल हैं जिनको देखकर दुनिया सहमी हुई है, क्योंकि विश्व युद्ध अचानक शुरू नहीं होते। तारीख गवाह है, ऐसे बड़े और ग्लोबल युद्ध की शुरुआत छोटी छोटी चिंगारियों से होती है। जैसे दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया और इसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी पर हमला बोल दिया था, और माना जाता है कि यहीं से दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। ठीक उसी तरह अब तीसरे विश्व युद्ध की भूमिका तैयार हो रही है। तीसरे विश्व युद्ध की बिसात पर दुनिया भर के देशों ने अपने मोहरे बिठाने शुरू कर दिए हैं, और जो हालात दिख रहे हैं वो संकेत देते हैं कि तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत उस घटना से ही होगी जिस घटना से दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ था, और वो घटना है परमाणु हमला। युद्ध के पहले ही दिन पुतिन ने दुनिया को चेतावनी दी थी कि अगर कोई देश यूक्रेन में दखल देने पहुंचा तो उसका अंजाम बुरा हो। 51 दिन बीत गए, कोई भी देश यूक्रेन युद्ध में सीधे तौर पर रूस के खिलाफ मैदान में उतरने की हिम्मत नहीं दिखा सका, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर हथियारों की सप्लाई और मदद जारी रखी। इन हथियारों की सप्लाई ने 4-5 दिन के युद्ध को 50 दिन से ऊपर खींच दिया। इसी बात से पुतिन का गुस्सा बढ़ रहा है, और अब जो घटनाएं हो रही हैं उनमें वो पुतिन को चिढ़ाने और गुस्सा दिलाने की कोशिश है। दुनिया भर के नेताओं का जमावड़ा बारी बारी से यूक्रेन की राजधानी कीव में लग रहा है। ये बात पुतिन को भड़का रही है, वो बड़े हमलों की चेतावनी दे रहे हैं। लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के कीव जाने की खबर है। इस खबर ने यूक्रेन पर मुसीबतों का पहाड़ तोड़ दिया। बाइडेन के शब्दों ने रूस के हमलों की रफ्तार बढ़ा दी। कीव में नेताओं की ये तस्वीरें देखकर पुतिन का गुस्सा अब 7वें आसमान पर है। पुतिन ने अब फरमान सुनाया है कि कीव को मिट्टी में मिला दिया जाए। कीव में हुए ताजा हमले पुतिन के इसी गुस्से के सबूत हैं। कीव में कुछ दिन पहले दुनिया के बड़े बड़े नेता जेलेंस्की के साथ सड़कों पर घूमने निकले थे, लेकिन पुतिन ने जब ये तमाशा देखा तो भड़क गए, और उसके बाद रूस के हमलों की दूसरी लहर कीव तक पहुंच गई। यूक्रेन में दूसरे देशों के नेताओं की मौजूदगी पुतिन को भड़का गई, और अब तो अमेरिका पुतिन के अहम को सबसे बड़ी चोट देने की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के कीव जाने की खबर है। Well, we're making that decision now. Thank you. Who would you send? What was the reason? Are you ready to go? Yeah. अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की यह बात पुतिन के दिल को चुभ गई है। अमेरिका एक तरह से पुतिन को चुनौती दे रहा है कि बाइडेन कीव जाएंगे, रोक सको तो रोक कर दिखाओ। इस चुनौती को अस्वीकार करना रूस के लिए मुमकिन नहीं। इसी वजह से रूस ने कीव पर फिर से बड़े हवाई हमले किए। ये जंग रूस के मन मुताबिक नहीं चल रही है। ये बहुत साफ इस बात से हो जाता है कि मस्कवा जो रूस का फ्लैगशिप था ब्लैक सी फ्लीट का, उसे डुबा दिया गया, और यूक्रेन ने दावा किया कि 2 नेपट्यून मिसाइलें दागी गई। तो ये बहुत बड़ा सेटबैक है रूस के लिए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इतना बड़ा जहाज 12,500 टन डिस्प्लेसमेंट जिसका हो, वो कभी नहीं डुबाया गया है इस तरह से, पहली बात। दूसरी बात, रूस की सेना जो उत्तर और पूर्व से आई थी, उत्तर पूर्व से, उसको लौटना पड़ा। उसके हजारों टैंक ध्वस्त हुए हैं। दक्षिण और पूर्व में रूस को कुछ सफलता जरूर मिली है,
और उस सफलता के आधार पर रूस आगे बढ़ भी रहा है। लेकिन जो मंशा जताई जा रही थी कि रूस जिस तरह से आगे बढ़ना चाहता था और कीव में सत्ता परिवर्तन 7 दिन के अंदर, पहले कहा गया 3 दिन, फिर कहा गया 7 दिन, उससे ज्यादा समय नहीं लगेगा, ऐसा नहीं हुआ। जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर का इंटेरोगेशन है यूक्रेन के मुताबिक, उससे भी लगता है कि वो लोग इस तरह की तैयारी से आए ही नहीं थे और इसीलिए जनरलों को बर्खास्त किया गया है। 2 मेजर लैप्सेस हैं जो दुनिया को दिख रहे हैं। एक, इंटेलिजेंस में बहुत मेजर लैप्सेस थे, जिस तरह का रेजिस्टेंस यूक्रेन की आर्मी ने दिया, न केवल सप्लाई चेन को तोड़ा बल्कि लॉजिस्टिक्स को तोड़ते गए और उनके टैंकों को ध्वस्त करते गए। रूस के पास इसका बचाव नहीं था। जिस तरह से जहाजों को डुबाया जा रहा है या टारगेट किया जा रहा है, रूस के पास उसका बचाव इस समय उचित नहीं है। पुतिन के गुस्से का आलम यह है कि यूक्रेन के जिस प्लांट में नेपच्यून मिसाइल बनती थी, उसे हवाई हमलों से तबाह कर दिया गया। इसी नेपच्यून मिसाइल से रूस के वॉरशिप मॉस्को को तबाह किया गया। की भी नहीं, यूक्रेन के लगभग हर शहर पर एयर रेड सायरन बज रहे हैं। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी एक मैप के जरिए आप समझ सकते हैं कि अमेरिका की चुनौती को स्वीकार करने के बाद रूस ने क्या किया। रूस ने कीव के पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी इलाकों में बसे शहरों में हवाई हमले तेज कर दिए। चेरनीहिव, सुमी, खार्किव, पोल्टोवा में भीषण हमले शुरू हुए। जो इलाके अभी तक शांत थे, जैसे लवीव, लुत्स्क, जोइटोमीर, यहां भी रूस ने हमले तेज किए हैं। ओडेसा, मिकोलीव, खेरसान, जेपोरेजिया, मारियुपोल, डोनेत्स्क, लुहांस्क, क्रामातोर्स्क में भी रूस ने हमलों की रफ्तार बढ़ाई। अमेरिका रूस को भड़का रहा है। वो जानता है कि रूस से सीधी लड़ाई लड़ने से ज्यादा यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई में फायदा है और इसीलिए उसने अपने खजाने का दरवाजा खोल दिया है। अमेरिका के कई हथियार, जैसे उसकी जेवलिन मिसाइल, रूस की सबसे बड़ी चिंता थी और एक बार फिर अमेरिका यूक्रेन को जेवलिन मिसाइल दे रहा है और बाकायदा उसका वीडियो शेयर भी कर रहा है। ये वीडियो रूस को चिढ़ा रहा है। इसी वजह से हमेशा शांत रहने वाले पुतिन का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। अमेरिका की एक चिंता यह भी है कि कहीं गुस्से में पुतिन परमाणु बम का बटन ना दबा दें। अमेरिका के खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने इसकी आशंका जताई। संसदीय समिति के सामने रखी गई अपनी एक रिपोर्ट में उन्होंने कहा, पुतिन की हताशा को देखते हुए, रूस को युद्ध में हुई क्षति को देखते हुए, कोई भी देश न्यूक्लियर हमले के खतरे को नजरअंदाज नहीं कर सकता। पूरा खतरा है कि रूस टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार या कम शक्ति के न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। CIA डायरेक्टर ने एक तरह से आधिकारिक रूप से पेंटागन को परमाणु खतरे के प्रति आगाह किया। Look, we obviously take any potential nuclear threat very, very seriously. And we noted early on in the conflict when Mr. Putin decided to offer some bellicose rhetoric with respect to nuclear capabilities that we noted at the time that we took that seriously and that we continue to monitor it as best we can. पुतिन की झल्लाहट यूक्रेन में बाकी देशों के दखल के बाद बढ़ती जा रही है। पुतिन के बारे में वैसे भी फेमस है कि वो क्या सोचते हैं और क्या करेंगे ये कोई नहीं जानता, लेकिन सब एक बात जानते हैं कि रूस का ये बोल्ड सुप्रीम लीडर कड़े आदेश देता है और उसके इन आदेशों पर आती है सिर्फ तबाही। कीव से राजेश पवार, गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो। यूक्रेन युद्ध का लंबा खिंचते जाना रूस की युद्ध क्षमताओं पर भी सवाल है। पुतिन इसी बात से नाराज है कि जिस यूक्रेन को वो तत्काल सेवा वाली स्पीड से रौंदना चाहते थे, वो रूस से बराबरी से टक्कर ले रहा है। विदेशी मदद ने रूस की मुसीबत बढ़ा दी है, जिससे पुतिन गुस्से में और उनकी अपनी सेना की कमांड के निराशाजनक प्रदर्शन से ये गुस्सा और बढ़ा है। हाल ही में उन्होंने अपने यूक्रेन ऑपरेशन की पूरी मैनेजमेंट टीम बदली है और यूक्रेन की जंग में अपने सबसे खूंखार जनरल को उतारा है। इस अफसर के बारे में एक बात प्रसिद्ध है कि इसे जिस क्षेत्र में चल रहे युद्ध की जिम्मेदारी दी जाती है, वो पूरा इलाका गारंटी के साथ तबाह हो जाता है। वहां न दुश्मन के सैनिक बचते हैं और न ही बाकी लोग। इस जनरल को पुतिन मैदान में तब उतारते हैं जब उन्हें जीत नहीं, दुश्मन की संपूर्ण बर्बादी चाहिए होती है।
पुतिन अब किसी को बख्शने नहीं वाले। यूक्रेन की सेना हो या यूक्रेन के शहर, वो सब तबाह करने पर आमादा है। पुतिन को यह बात बर्दाश्त नहीं हो रही है कि रूस के हमलों की पहली लहर में यूक्रेन हारा क्यों नहीं। पुतिन को गुस्सा इस बात से आ रहा है कि दुनिया की महाशक्तिशाली सेना यूक्रेन जैसे छोटे देश को अब तक रौंद क्यों नहीं पाई। पुतिन का यह गुस्सा अब अपनी सेना के अधिकारियों पर फूट रहा है। कहां तो रूस दावा कर रहा था कि T20 के अंदाज में यूक्रेन का खेल खत्म कर देगा, और कहां तो यह युद्ध टेस्ट मैच की लंबी श्रृंखला साबित हो रहा है। इस खींच की वजह से पुतिन ने एक मीटिंग में अपने रक्षा मंत्री को इतना डांटा कि उसे हार्ट अटैक आ गया। ब्रिटिश अखबार डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक जंग में मनमाफिक कामयाबी न मिलने से पुतिन भरी बैठक में रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु पर भड़क उठे। पुतिन ने सर्गेई शोइगु को यूक्रेन युद्ध पर इतना डांटा कि वो बीमार पड़ गए और उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। 60 साल के रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु 2012 से ही पुतिन के खास रहे हैं। यूक्रेन जंग की शुरुआत की अगुवाई उन्होंने ही की थी। ब्रिटेन के अखबार ने यह भी दावा किया है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने रक्षा मंत्री जनरल शोइगु से बेहद नाराज हैं। हालांकि एक समय दोनों बेहद करीबी समझे जाते थे, लेकिन यूक्रेन युद्ध को लेकर जनरल शोइगु से व्लादिमीर पुतिन की दूरियां बढ़ी हैं। अखबार का दावा है कि जनरल शोइगु बहुत बीमार हैं, उनको दिल का दौरा पड़ा है और ये किसी वजह से, किसी नेचुरल कारण की वजह से नहीं हुआ है। पहली बात। दूसरी बात, रूस के राष्ट्रपति अपने 20 जनरलों से भी बेहद नाराज हैं, जिन्हें पैसों के हेरफेर की वजह से, $10 बिलियन की हेरफेर की वजह से बर्खास्त कर दिया गया है, क्योंकि यूक्रेन में जिस तरह से ऑपरेशन को अंजाम देने की जरूरत थी, पिछले 51 दिनों में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। सिर्फ वही नहीं, पुतिन के गुस्से के शिकार रूसी जनरल भी बने हैं। डेली मेल के मुताबिक पुतिन के आदेश पर रूस के 20 जनरल को गिरफ्तार किया गया है। इन सभी पर यूक्रेन जंग में गड़बड़ी करने का आरोप है। लेकिन पुतिन ने अब वो फैसला लिया है जिसे लेने से वो बचना चाहते थे। पुतिन ने अब यूक्रेन के खात्मे की जिम्मेदारी एक ऐसे इंसान को दी है जिसे बूचर ऑफ सीरिया यानी सीरिया का कसाई कहा जाता है। पुतिन ने अपने सबसे खूंखार और जालिम जनरल एलेक्जेंडर इवारनिकोव को यूक्रेन की जिम्मेदारी दी है। एलेक्जेंडर के बारे में कहते हैं कि वो टॉर्चर का हर तरीका जानता है और उसने जुल्म करने में पीएचडी की हुई है। एलेक्जेंडर पर आरोप लगते हैं कि वो युद्ध में सैनिकों पर ही नहीं, नागरिकों को भी टॉर्चर करता है। एलेक्जेंडर इवारनिकोव पुतिन का एक ऐसा मोहरा है जिसको आगे बढ़ाने के बाद पुतिन भी उसके क्रूर तरीकों को रोक नहीं पाते। सेकेंड चेचन वॉर में भी एलेक्जेंडर ने ग्रोंजी शहर में अपने बर्बर तरीकों से जीत दिलाई थी। एलेक्जेंडर के दौर में रूस के सैनिकों को खुली छूट थी किसी को भी मारने की। दुश्मन के इलाके में नागरिक हों या सैनिक, देखते ही गोली मारने के आदेश दिए जाते थे। वो एलेक्जेंडर ही था जिसकी अगुवाई में रूस के शहर ग्रोंजी में प्रतिबंधित क्लस्टर बमों का जमकर इस्तेमाल किया गया था। क्रूज मिसाइलों से रिहायशी इलाकों को भी दहला दिया गया था। साल 2015 में सीरिया में भी रूस ने अपने इसी जालिम जनरल को जिम्मेदारी दी थी। जनरल एलेक्जेंडर इवारनिकोव के क्रूर तरीकों की वजह से सीरिया में 10,000 से ज्यादा लोगों की जानें गई थी। एलेक्जेंडर इवारनिकोव को जानने वाले कहते हैं कि अगर एलेक्जेंडर को युद्ध की जिम्मेदारी दी गई है तो इसका मतलब है पूरी बर्बादी, यानी जहां युद्ध है वहां जीत के बाद भी कुछ नहीं बचेगा। तो क्या अब यूक्रेन में सीरिया होने वाला है? क्या पुतिन का नया यूक्रेन युद्ध मैनेजर अब पुतिन की खुली छूट के साथ बिना डिस्काउंट वाले हमले करेगा? बूचा में जो कुछ हुआ, मारियुपोल में अब जो हो रहा है, खार्किव समेत यूक्रेन के जिस भी इलाके में अब हमले हो रहे हैं तो किसी खास टारगेट पर नहीं बल्कि पूरे शहर पर हो रहे हैं। पुतिन के कमांडर एलेक्जेंडर की प्लानिंग यही है, जो रास्ते में आए उसे साफ कर दो। रूस के हमलों की दूसरी लहर का इंचार्ज अब हर रोज सुर्खियों में रहने वाला है। कीव से गौरव सावंत और राजेश पवार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। अब हम काले सागर में रूस के एक विशाल और शक्तिशाली युद्धपोत की जल समाधि का विश्लेषण करेंगे। यूक्रेन नेवी का दावा है कि उसने 2 बैलिस्टिक मिसाइल के हमले से रूस के वॉरशिप मॉस्कवा को डुबो दिया है। मॉस्कवा के डूबने से रूस को जो आघात लगा है और कथित रूप से अपमान का जो घूंट पीना पड़ा है, उसकी वजह से यह घटना बहुत मायने रखती है। पहले आप इस घटना के 3 किरदारों को समझिए। इससे रूस के नुकसान और कथित अपमान दोनों की जानकारी सामने आती है।
इसमें पहला किरदार है मॉस्कवा युद्धपोत, जो काले सागर में रूस का मिसाइल क्रूजर माना जाता है। मॉस्कवा का नाम रूस की राजधानी मॉस्को के नाम पर रखा गया था। 12,490 टन वजन वाले इस युद्धपोत की लंबाई 611 फीट है। इसमें 510 क्रू सदस्य सवार हो सकते हैं। इस हमले का दूसरा किरदार है यूक्रेन की नेपच्यून मिसाइल, जिसके हमले से ये युद्धपोत डूबा। नेपच्यून मिसाइल की लंबाई लगभग 16 फीट होती है और 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 300 किलोमीटर की दूरी तक टारगेट को तबाह कर देती है। लगभग 150 किलो विस्फोटक के साथ इस मिसाइल को जमीन, आसमान और समुद्र से लॉन्च किया जा सकता है। कम ऊंचाई पर उड़ने की खूबी से यह मिसाइल दुश्मन के रेडार सिस्टम से बच जाती है। आप ये समझिए कि इस मिसाइल के हमले से रूसी युद्धपोत के साथ और कितने हथियार समुद्र में समा गए हैं। हमले के दौरान इस युद्धपोत पर 16 P-1000 वाल्कन एंटीशिप मिसाइलें मौजूद थी, जो डूब चुकी हैं। इसके अलावा जमीन से हवा में हमला करने वाली 64 S-300 मिसाइल का भी नुकसान हुआ है। डूबने वाले हथियारों में रूस के 6 AK-630 एंटी एयरक्राफ्ट गन, एक KA-27 हेलीकॉप्टर, 2 533 मिलीमीटर टॉर्पीडो ट्यूब्स, इसके साथ ही एंटी सबमरीन मोर्टार्स भी शामिल हैं। इस घटना का एक पहलू यह है कि काला सागर रूस का गढ़ माना जाता है, जहां रूस की नौसेना के चाहे बिना परिंदा भी पर नहीं मार सकता। पर रूस के कड़े सुरक्षा घेरे को तोड़कर यूक्रेन की 2 मिसाइलों ने तबाही मचाई और रूस के विशाल युद्धपोत को डुबो दिया, तो यह अपने आप में बहुत बड़ा झटका है उसके लिए। अब इसकी पुष्टि हो या न हो, इतना तो पक्का है कि इस घटना का जवाब रूस युद्ध के मैदान में जरूर देगा। यह है समंदर का शहंशाह कहे जाने वाला रूस का युद्धपोत मॉस्कवा, जिस पर रूस को बहुत गुरूर था। काला सागर में रूस के गुरूर को तोड़ने के लिए यूक्रेन की सेना मिसाइली हमले की कुछ इस तरह तैयारी कर रही थी। यूक्रेन का दावा है कि रूस के मॉस्कवा को समंदर में डुबोने के लिए यूक्रेन की तरफ से नेपच्यून बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई। लक्ष्य सामने था और मिसाइलों का निशाना बिल्कुल सटीक। इसलिए यूक्रेन दुनिया को बता रहा है कि मॉस्कवा पर नेपच्यून ने कुछ इस तरह तबाही मचाई होगी और इस तरह समंदर में यूक्रेन ने रूस के गुरूर को तोड़ दिया। यूक्रेन का दावा है कि मिसाइलों के हमले के बाद मॉस्कवा युद्धपोत पर लगी भयानक आग से रूस का ये विशाल युद्धपोत काले सागर में डूब गया और रूस के लगभग 500 सैनिक देखते रह गए। रूस के रक्षा मंत्रालय ने स्वीकार किया है कि मॉस्कवा डूब गया है, लेकिन उस पर सवार 510 सैनिक बचा लिए गए हैं। साथ में रूस ये भी दावा कर रहा है कि मॉस्कवा मिसाइल हमले में नहीं बल्कि एक एक्सीडेंट में डूबा है। ये जंग रूस के मन मुताबिक नहीं चल रही है। ये बहुत साफ इस बात से हो जाता है कि मस्कवा जो रूस का फ्लैगशिप था ब्लैक सी फ्लीट का, उसे डुबा दिया गया और यूक्रेन ने दावा किया कि 2 नेपट्यून मिसाइलें दागी गई। तो ये बहुत बड़ा सेटबैक है रूस के लिए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इतना बड़ा जहाज 12,500 टन डिस्प्लेसमेंट जिसका हो, वो कभी नहीं डुबाया गया है इस तरह से, पहली बात। दूसरी बात, रूस की सेना जो उत्तर और पूर्व से आई थी, उत्तर पूर्व से, उसको लौटना पड़ा। उसके हजारों टैंक ध्वस्त हुए हैं। दक्षिण और पूर्व में रूस को कुछ सफलता जरूर मिली है और उस सफलता के आधार पर रूस आगे बढ़ भी रहा है। लेकिन जो मंशा जताई जा रही थी कि रूस जिस तरह से आगे बढ़ना चाहता था और कीव में सत्ता परिवर्तन 7 दिन के अंदर, पहले कहा गया 3 दिन, फिर कहा गया 7 दिन, उससे ज्यादा समय नहीं लगेगा, ऐसा नहीं हुआ। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी किया कि बुधवार को एक विस्फोट से क्षतिग्रस्त हुआ एक रूसी युद्धपोत मॉस्कवा डूब गया है। रूस के काला सागर बेड़े के प्रमुख जंगी जहाज मॉस्कवा को बंदरगाह पर ले जाया जा रहा था, लेकिन इस दौरान समंदर में आए तूफान से युद्धपोत ने अपना संतुलन खो दिया, जिसके बाद मॉस्कवा में मौजूद विस्फोटकों में आग लग गई, जिससे मॉस्कवा डूब गया। हालांकि रूस की यह दलील दुनिया के तमाम एक्सपर्ट से हजम नहीं हो रही कि मॉस्कवा जैसा विशाल युद्धपोत समंदर के तूफान की वजह से डूब जाएगा, जबकि दूसरी तरफ यूक्रेन की नौसेना का दावा कुछ और ही है।
यूक्रेन अपने दावे पर अड़ा है कि बैलिस्टिक मिसाइल के हमले से मॉस्को डूब गया। यूक्रेन का यह भी दावा है कि मॉस्को पर नेपच्यून बैलिस्टिक मिसाइल से एक एक करके 2 हमले किए गए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि रूस के सबसे हाईटेक युद्धपोत में से एक मॉस्को पर यूक्रेन का हमला कामयाब कैसे हो सकता है। वैसे तो रूस के पास आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है, बैलिस्टिक मिसाइलों का भंडार है, सैकड़ों किलोमीटर दूर तक टारगेट को तबाह करने वाली किंजल और इस्कंदर मिसाइलें हैं, लेकिन यूक्रेन से आती हुई नेपच्यून मिसाइल का जवाब क्या वाकई रूस के पास नहीं था? दावा है कि इसके लिए यूक्रेन नेवी ने कंफ्यूज एंड अटैक वाली रणनीति अपनाई, यानी वायर कटर ड्रोन के जरिए पहले रडार सिस्टम को कंफ्यूज किया और बाद में मिसाइल को रडार की रेंज से बचाने के लिए कम ऊंचाई से अटैक कर दिया। नेपच्यून मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत है कि इसे अपने टर्मिनल फेज में सतह से 10 से 15 मीटर की ऊंचाई पर उड़ाया जा सकता है और टारगेट के करीब आने पर इसे सतह से 3 से 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ाकर हमला किया जा सकता है। इस खूबी के चलते नेपच्यून मिसाइल के हमले को रोक पाना मुश्किल हो जाता है। वैसे नेपच्यून मिसाइल को हवा, जमीन और पानी से तीनों जगह से दागा जा सकता है। यही वजह है कि यूक्रेन का दावा रूस के दावे से थोड़ा मजबूत दिखाई देता है। जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर का इंटेरोगेशन है यूक्रेन के मुताबिक, उससे भी लगता है कि वो लोग इस तरह की तैयारी से आए ही नहीं थे और इसीलिए जनरलों को बर्खास्त किया गया है। 2 मेजर लैप्सेस हैं जो दुनिया को दिख रहे हैं। एक, इंटेलिजेंस में बहुत मेजर लैप्सेस थे। जिस तरह का रेजिस्टेंस यूक्रेन की आर्मी ने दिया, न केवल सप्लाई चेन को तोड़ा बल्कि लॉजिस्टिक्स को तोड़ते गए और उनके टैंकों को ध्वस्त करते गए। रूस के पास इसका बचाव नहीं था। जिस तरह से जहाजों को डुबाया जा रहा है या टारगेट किया जा रहा है, रूस के पास उसका बचाव इस समय उचित नहीं है। तो इंटेलिजेंस के 150 लोग बर्खास्त, 10 जनरल बर्खास्त, क्योंकि लॉजिस्टिक्स में बहुत कमी रही है ऑपरेशंस में। काला सागर में रूस के जंगी जहाज के तबाह होने से रूस को बड़ा धक्का लगा है, क्योंकि 2014 में क्रीमिया पर रूस के कब्जे के बाद से ही काला सागर में रूसी सेना का दबदबा रहा है। यही वजह है कि काला सागर में रूस के नौसेना बेड़े हमेशा अलर्ट मोड पर रहते हैं। लेकिन यूक्रेन की एक मिसाइल के सामने मॉस्को के डूबने की बात अगर सही है तो ये कहना होगा कि रूस को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि इस हमले से युद्धपोत ही नहीं बल्कि रूस के कई बड़े हथियार भी डूब गए हैं। रूस को कितना नुकसान हुआ है, इससे ज्यादा फर्क इस बात से पड़ता है कि इस हमले ने रूस की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचा दी है। यही वजह है कि अमेरिका मॉस्को के डूबने को एक बड़ी सैन्य और सांकेतिक हार बताकर रूस के जले पर नमक छिड़कने का काम कर रहा है। जाहिर है अब इस अपमान का बदला रूस कुछ बड़ा करके ही लेगा। यूक्रेन से गौरव सावंत, आज तक। चीन के कड़े लॉकडाउन नियमों से दुनिया भर में आर्थिक रिकवरी से पहले ही मंदी का खतरा पैदा हो गया है। चीन ने अपनी विकास दर का अनुमान भी घटा दिया है। इसके असर से डिमांड और सप्लाई में बड़ा अंतर पैदा होने की आशंका है, जिससे भारत समेत दुनिया भर में महंगाई के बढ़ने की आशंका तेज हो गई है। चीन का शंघाई दुनिया भर में हाईटेक प्रोडक्शन के लिए मशहूर है। इस शहर में बड़े बड़े प्लांट्स में टेस्ला की इलेक्ट्रिक कारें बनाई जाती हैं, तो यहाँ पर इंटीग्रेटेड सर्किट्स का भी निर्माण होता है, जिनके बगैर दुनिया भर में इलेक्ट्रॉनिक्स की रफ्तार थम जाएगी। ये तस्वीरें उस शंघाई शहर की हैं जब कोरोना से पहले सब कुछ सामान्य था, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। शंघाई अब ऐसा सूना और उदास नजर आता है कि इस शहर के 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग अपने घरों में कैद हैं। ये लोग काम पर नहीं जा सकते हैं। ऐसे में यहाँ फैक्ट्रियों की मशीनों का शोर थम गया है। इससे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की रफ्तार को एकाएक ब्रेक लग गया है। कोरोना के बाद सामान्य होते हालात के बीच नवंबर 2021 में शंघाई से कंप्यूटर्स, चिप्स, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर, टेलीफोन, कार और ऑटो पार्ट्स का करीब $10 अरब का निर्यात हुआ था। लेकिन अब चीन में जारी लॉकडाउन के बाद यहाँ से सप्लाई में भारी गिरावट आई है। इससे भारत समेत दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं के सामने चलने का संकट खड़ा हो गया है। पार्ट्स की कमी से प्रोडक्शन जारी रखना बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। शेनज़ेन और गुआंगझोउ चीन के 2 और प्रोडक्शन पावर हाउस प्रांत हैं, जिनमें भी उत्पादन पर कई इलाकों में लॉकडाउन लगने से असर हुआ है। इन दोनों प्रांतों से दुनिया भर में हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, केमिकल्स और फार्मा के कच्चे माल की सप्लाई की जाती है। यहाँ तक कि भारत का फार्मा सेक्टर भी 70% कच्चा माल चीन के इन्हीं दोनों प्रांतों से आयात करता है। इससे भारतीय फार्मा कंपनियों के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई है।
चाइना में लॉकडाउन की वजह से सिंघाई पोर्ट्स पर कार्गो के सामान में काफी डिले देखा गया है। करीब दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाली 70% एपीआईज को इन्हीं कार्गो के जरिए इंपोर्ट किया गया है। हालांकि मौजूदा कोविड केसेस के हालात की वजह से इन एपीआईज के इंपोर्ट पर काफी असर पड़ा है, जिससे आने वाले टाइम में भारत की मेडिसिन सप्लाई चेन पर भी असर हो सकता है। वैसे तो एनपीपीए ने 1 अप्रैल से 800 जरूरी दवाओं के रेट्स बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। अगर फ्लाइट से इन एपीआईज के ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो इससे लागत काफी बढ़ जाएगी और इन दवाओं के और महंगे होने का काफी चांसेस होगा, जिससे कॉमन पब्लिक की जेब पर भी काफी असर पड़ सकता है। हालांकि शंघाई में रविवार को 26,000 से ज्यादा कोविड केस मिलने के बावजूद धीरे धीरे प्रतिबंधों को हटाना मजबूरी बन गया है। लेकिन अभी तक के लॉकडाउन से चीन में आर्थिक गतिविधियां 2 साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई हैं। यहां तक कि मार्च में कारों की बिक्री भी लुढ़क गई है। मार्च में चीन में महंगाई का भी अटैक हुआ है और सब्जियों के दाम 18% तक बढ़ गए। लेकिन लॉकडाउन के असर अभी और भयानक रुख इख्तियार कर सकते हैं, क्योंकि चीन में धान, सोयाबीन और मकई की फसलों की बुआई भी नहीं हो पाई है। इससे इनकी कीमतों में बड़ा इजाफा होने की आशंका है। आर्थिक हालातों में आई इस गिरावट से चीन के शेयर बाजार भी कमजोर हो रहे हैं। ऐसे में चीन का सेंट्रल बैंक रेट कट का फैसला भी कर सकता है, जिसका सामना दुनिया नहीं करना चाहती। आज तक ब्यूरो। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।